तो कल हमने पढ़ा था कि जो बदलू है उसके पास बालक लेखक आया। अब वो बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया तब आया, कई सालों बाद। बता रहा है कि मैं काफ़ी सालों बाद गया तो एक बार तो ध्यान में नहीं आया, मेरे बदलू की दिमाग में ही नहीं आई बात। बाद में चूड़ियों का जिक्र चला। वो जिक्र कैसे चला कि उसकी मामा की लड़की फर्श पर गिर गई थी, चूड़ी टूट गई थी, तो कुछ चूड़ी कांच की हाथ में चुभ गई थी, खून आया, तो उसके वो चूड़ी की बात से बदलू याद आ गया। अब उसने सोचा कि मैं कई दिन हो गए बदलू काका से मिल आता हूँ। वैसे तो बदलू मामा कहना चाहिए था, ननिहाल का था, पर वो सारे लोग काका कहते थे तो उसने भी काका कह दिया कि बदलू काका से मिलकर आऊँगा। ननिहाल में काका नहीं हुआ करते, ठीक है ना, लेकिन वो आदत पड़ी हुई थी। अब वो वहाँ गया तो एक बार तो पहचाना नहीं बदलू ने। क्यों नहीं पहचाना बेटा? हाँ, काफ़ी बड़ा हो गया था और बच्चे की शक्ल में और बड़े की शक्ल में फ़र्क है, बहुत आ जाता है, ठीक है। अब मेरी तो शक्ल ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली, लेकिन उनकी शक्ल बदल गई थी। फिर याद करवाया तो उसके याद आ गया। अब यहाँ एक लाइन आई थी, बदलू फिर भी चुप रहा। पूछा ना कि पहचाना कि नहीं पहचाना, तो एक बार तो बदलू चुप रहा। मानो वह स्मृति पटल पर, अपनी याद के धरातल पर, पटल होता है धरातल और स्मृति होता है याद, अपनी यादों के धरातल पर अतीत के चित्र उभार रहा था। अतीत बीता हुआ समय, तो उसके चित्र यानी वो धुंधला धुंधला याद करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तस्वीर दिमाग में आए कि हाँ ये मुझे कभी मिला था क्या। तो फिर उसे याद आ गया कि हाँ, और याद आते ही क्या बोल पड़ा वो, लल्ला, जो उसका बचपन का नाम था। तो फिर तो दोनों मिल गए। अब आगे देखो, आज कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ये लेखक लिख रहा है, दृष्टि दौड़ाई। अच्छा, लेखक कौन है इसका? कामता नाथ। न तो मुझे उसकी मचिया की नजर आई और न ही भट्टी, मतलब ना तो उसकी चारपाई दिखी ना भट्टी दिखी। आजकल काम नहीं करते क्या काका? पूछा है उसने। आपको क्या पता लगा पूछा है? इसमें क्या तो आया ही नहीं, क्या तो मैंने बोला है, क्या तो आया नहीं। देखो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या पता लगे आपको कि इसने प्रश्न पूछा है? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह आगे, इससे पता चल जाता है। यार आप याद कम रखते हो, ये तो गलत बात है। मैंने एक बार बताया था, सर्वनाम करवाया था कौन क्या, तो मैंने कहा जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, पर आप पता नहीं सुन लेते और गौर नहीं करते। यार ये तो गलत बात है। इधर सुनो, ध्यान से सुनो। दिल्ली जाना है। अब आपको यूं लगता है कि सर बता रहे हैं दिल्ली जाना है, और मैं यूं करूं दिल्ली जाना है, तो आपको लगा कि पूछ रहे हैं, है ना। लेकिन मैंने प्रश्नवाचक शब्द तो लगाया ही नहीं। अगर लगाता तो मैं यूं कहता हूं क्या आपको दिल्ली जाना है, क्या लगा देता, पर मैंने क्या लगाया नहीं, सीधा ही कह दिया दिल्ली जाना है। तो ये यूं हुआ ना, इसी के कारण प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, पता लग जाता है अगले को। अब तो आपको पता लग गया दिल्ली जाना है, तो आपको पता लग गया सर इससे पूछ रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ हो तब क्या पता लगे कि यूं गर्दन हिली थी कि नहीं हिली थी। लिखा हुए में क्या पता लगे पूछ रहा है कि नहीं, तो पता चल जाता है। हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखा करो बेटा, ऐसे भूला मत करो। जो भी बताया जाता है ना, उसको घर पर जाकर तो सोचा करो उसके बारे में। अगर बताई हुई चीज़ के बारे में थोड़ा 5 मिनट भी अगर सोच लेते ना, तो वो दिमाग में स्थायी रूप से फीड हो जाती है, फिर डिलीट नहीं होती। पर आप क्या करते हो, एक बार सुनते हो और फिर उस पर सोचते नहीं हो। ये बताओ, मैंने प्रश्नवाचक सर्वनाम बताया था कि नहीं? कौन क्या बताया था ना। और वो प्रश्न पूछने के लिए आते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा बेटा। तो ये बातें भूलने की नहीं होती, गलत बात है ये तो। अब कल से है ना, मैं सुनकर डंडे लगाने शुरू करूँगा। आप याद नहीं रखते, आपको छोटी छोटी सारी बातें आनी चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि पुनिया जी कहते हैं कि मैं तो बढ़िया पढ़ाता हूँ और बच्चों को कुछ आता ही नहीं। ये तो फिर बेइज्जती हो जाएगी मेरी भी और आपकी भी। तो आपको संज्ञा आना चाहिए, किसको कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, कौन कौन से, ये आना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनकी परिभाषा, इनके भेद, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन, तो ये आपको पता होना चाहिए। कारक के कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये 5-7 चीज़ें ना आपको मौखिक याद होनी चाहिए। याद करो बेटा, कल से सुनना शुरू है बस।
मैंने तो सोचा आप घर पर देखते होंगे, तो मैंने गौर नहीं किया, कई दिन निकल गए। अब आप तो आलसी बन रहे हो, ये तो चलेगा नहीं। कल से सुनूंगा एक एक बच्चे से क्या क्या चीज़ आनी चाहिए आपको। इनके भेद, परिभाषा, कारक, कारक भी आना चाहिए ना, मैं नहीं लेता। कारक के अलावा लिंग वचन भी आने चाहिए आपको। क्या लिंग वचन पता होना चाहिए। दोबारा देखो इस लाइन को, आजकल काम नहीं करते काका। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह से पता लग गया कि वो पूछ रहा है कि काका आजकल काम क्यों नहीं करते। आगे लिखा पड़ा है, मैंने पूछा, ठीक है। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, कि मैं चूड़ियों की कोई पूछ ही नहीं है, मतलब कोई खरीदारी नहीं करता मेरी चूड़ियों की, तो मैंने धीरे धीरे चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। बदलू की लाख की चूड़ियाँ बिकनी कम क्यों हो गई बेटा। गांव गांव में कांच की चूड़ियाँ चल पड़ी, उनका प्रचलन हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है बेटा लल्ला, ये मशीनी युग है। तो कांच की चूड़ियाँ किससे तैयार हो जाती है, मशीनों से, और मशीनों से टाइम कम लगता है, और तो थोक में तैयार हो जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है, और बहुतायत में ज़्यादा संख्या में तैयार हो जाती है, तो फिर वो ज़्यादा प्रचलन में आ जाती है, बाज़ार में ज़्यादा उनकी अधिकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बात है। अब लाख की चूड़ियाँ बहुत मेहनत के बाद बनती है और बहुत ज़्यादा समय के बाद कम बनती है, क्योंकि वो हाथ से बनती है, ठीक है। इसलिए वो कभी कभार पहनने के लिए काम आती है। कब, जब शादी होती है तब वो शगुन के तौर पर लाख की चूड़ियाँ पहन लेती है। आमतौर पर किसकी चूड़ियाँ चलने लगती है, कांच की। इसलिए बदलू का काम, लाख की चूड़ियों का काम ठप हो गया। ये भी प्रश्न बनाऊंगा मैं, बना लो, लिख लो ऊपर कहीं, पेंसिल है ना, पेंसिल लिखो। बदलू काका की लाख की चूड़ियों का धंधा ठप क्यों हो गया, ठप क्यों हो गया, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर मिलेगा नहीं आपको, अभी जो बताया ना वही है। यूँ नहीं कि यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लो, नहीं, अभी जो बताया ना, हाँ, तो सोच कर फिर से याद करके लाना और लिख कर लाना। तो मैं चेक करूँगा कॉपी पर ढंग से लिख पाए या नहीं। अगर नहीं लिख पाए तो जब कॉपी जांच करूँगा तब बता दूँगा। एक बार प्रयास करो बेटा, जो सुना है और समझा है उसको लिखने का अभ्यास आप करोगे, मैं नहीं करूँगा। जो सुना है, जो समझ में आया है वैसा लिख पाओ तब तो शिक्षा है, वरना तो सुना और गया। एक पंक्ति याद आ रही है मुझे, किसी स्कूल में लिखी हुई थी, वो पंक्ति याद आ रही है, सुनो। सुना भूल गया, देखा याद रहा, करके देखा सीख गया। समझ गए। कोई चीज़ को आप सुनते हो भूल जाओगे। अगर मैंने कोई छोटी मोटी बात बता दी, फिर मैं 20 दिन बाद कहूँगा कि मैंने एक बात कौन सी बताई थी, यूँ करोगे आप, है ना। लेकिन आपने कोई चीज़ देखी है तो वो याद रहेगी कि हाँ वहाँ ऐसे करके मोटरसाइकिल आया था और वो ये ऐसे हुआ है, उसके लगी रही है, वो जो भी आपने आंखों से देख ली वो आपके ज़्यादा समय तक याद रहेगी, है ना। और कोई चीज़ आपने करके देखी है, हाथ से खुद बना के देखी है, तो फिर आप सीख ही गए। मान लो आपको कोई कहे कि पहले स्टोव लगाना, फिर उसके अंदर पानी डालना, फिर इतना पानी, इतने पानी में इतनी चाय पत्ती ऐसे डालना, इसमें इतनी चाय है तो इतनी चम्मच चीनी की डालना, ऐसे उबालना, ये सुन लिया आपने। तो फिर बाद में आपको कोई 20 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद कहेगी चाय बना के ला, तो आप शायद ढंग से नहीं बना पाओगे। लेकिन आपने बनाते हुए देखा है, कब चाय पत्ती डालते हैं, कब चीनी डालते हैं, कब दूध डालते हैं, देखा है मम्मी को, तो आप बनाने का प्रयास कर लोगे। और आपने खुद बना लिए 1-2 बार तो आप सीख ही गए बनाना। यूँ है। तो वो लाइन कितनी मज़ेदार लिखी हुई है, क्या सुना भूल गया, देखा याद रहा, करके देखा सीख गया। गजब की लाइन है ये पंक्तियाँ, इनको बोलते हैं बेटा सुक्ति। बड़ा सु आधा कह छोटी ती सुक्ति।
एक बार एक बच्चे ने पूछा मुझसे, सर सुक्ति क्या होता है? मुझसे तो उसके पापा ने पूछा था, और उसके पापा मतलब मेरे दोस्त ने। तो मैंने दोस्त को कहा आपको कहाँ जरूरत पड़ गई? कि यार मेरे बेटे ने मुझसे पूछ लिया कि पापा सुक्ति क्या होता है। तो बेटा शिक्षा है ना लेनी ज़रूरी है। कई बार है ना आप सोचते हो, या कोई बड़े लोग होते हैं, कोई सर्विस में होते हैं, कोई और होते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें हिंदी की क्या ज़रूरत है, सीखने की क्या ज़रूरत है, नौकरी लग गई। बेटा सीखने की ज़रूरत तो रहती ही है। मान लो कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, अच्छा पढ़ा लिखा अधिकारी है, IAS अधिकारी है, RAS अधिकारी है, और अगर वो पूरी सर्विस कर गया और अगर बैठा है अपने घर पर, रिटायरमेंट भी हो गया मान लो, उसके पोता पास में होमवर्क कर रहा है और पोते ने पूछ लिया, दादाजी ये इस पर तो बिंदी है, इस पर चंद्र बिंदी है, ये बिंदी कहाँ आती है, चंद्र बिंदी कहाँ आती है? तो दादा क्या बताएंगे? दादा का तो सुना हुआ नहीं है। इसलिए बेटा सुनना, समझना, ज्ञान लेना ये हमेशा काम आता है। ना सीखी हुई चीज़ क्या काम आएगी? सीखी हुई तो काम ही आएगी। नहीं समझे? आपके पास सुई है ही नहीं तो है ही नहीं तो क्या काम आएगी? पड़ी है तो पड़ी रहने दो, कभी कांटा चुभ जाएगा तो कांटा निकाल लेंगे। पड़ी हुई तो काम आ ही जाती है ना। तो सीखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है कभी ना कभी। तो यूँ नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे क्या काम की है, नहीं काम की तो तेरे कोने में पड़ी रहेगी एक साइड में। समझ गए? चलो आगे देखो, इसका उत्तर लिख लोगे ना। काम क्यों ठप हो गया था? क्योंकि कल कारखाने आ गए, मशीनी युग आ गया, चूड़ियाँ बहुतायत में कांच वाली बनने लगी, कांच वाली चूड़ियाँ लोग ज़्यादा पहनने लग गए, मतलब औरतें, ठीक है। तो उसके कारण वो जो लाख की चूड़ियाँ हैं वो तो सीमित हो गई। कभी कभार औरतें शगुन के तौर पर विवाह शादी में पहन लेती है। तो वो आजकल निठल्ला था। निठल्ला किसको कहते हैं? जिसके पास काम धंधा नहीं हो। निठल्ला, छोटी नी ठे, ठठेरा, आधा ले और पूरा ले, निठल्ला। लिखना ऊपर निठल्ला, छोटी नी ठे आधा ले पूरा ला, निठल्ला। अच्छा इसको पढ़ के सुनाना, पढ़ के सुनाओ। नहीं पूरा पढ़ के सुनाओ एक साथ। निठल्ला। अगर इसमें से मैं एक जो आधा ले वो हटा दूं तो पढ़ के सुनाना। निठला, वेरी गुड। लोग कहते हैं कि हिंदी में गलतियां होती है, नहीं, तुम निठल्ला बोला गया है और तुम आधा ले लगाओगे नहीं तो वो तो निठला हो गया। निठला, अगर आपने निठला लिख दिया और बोल गए निठल्ला तो वो गलती सुधरेगी नहीं। जो गलत लिखा है तो उसको गलत ही पढ़ो, सही लिखा है तो सही पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि मेरा हाथ सही चल रहा है कि नहीं। लोग कहते हैं कि गलतियों का कैसे पता चलता है? अरे सुन में रहोगे तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, सचेत रहना पड़ता है, सब कुछ आ जाता है, गौर करना पड़ता है। तो आपने आधा ले लगाया नहीं और फिर कहते हो हिंदी में गलतियां बहुत होती है। हिंदी में नहीं होती, तूने नहीं लगाया आधा ले और निठला को निठला पड़ गया, अब गलती का पता ही नहीं चलेगा। एक बार निठल्ला की जगह आपने आधा ले नहीं लगाया और उसको निठला को निठला ही पड़ गए, निठला, तो आपको पता लग जाएगा कि सर तो निठला नहीं बोल रहे थे, निठल्ला बोल रहे थे, आधा ले और आएगा काके। थोड़ा सा ध्यान रखो, गलतियां दूर हो जाएगी। अभी तो यार 7वीं 8वीं में हो आप, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आते आते तो आपकी सारी गलतियां दूर हो जाएगी अगर गौर करोगे तो। समझ में आ रही है? ये जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से पाठ बीच में छुटवा दिया, यही शिक्षा है। आप सोच रहे हो कि ये पाठ पढ़ाई है, ये पाठ तो सरकार बदल देगी 2-4 साल बाद में, फिर आप कहोगे पढ़ाई गई, और पढ़ाई तो गई, पढ़ाई नहीं कहीं जाती। समझ गए क्या? ये पाठ चेंज हो जाते हैं। तो इन पाठों के माध्यम से जो बताते हैं हमें वो शिक्षा है, वो ज्ञान है। अब आगे देखो, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है और बड़ी जल्दी टूट जाता है। ये किसने कहा? लेखक ने। उसने क्यों कहा होगा? क्योंकि उसने देख लिया मामा जी की लड़की वो गिरी थी थोड़ा सा हल्का सा फर्श पर, इतने में टूट के हाथ की चुभ गई, तो उसको याद आ गया, तो उसने बदलू को कह दिया कि चल तो पड़ा कांच का प्रचलन, लेकिन वो खतरनाक होता है, जल्दी ही टूट जाता है।
नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, ये वो बोला। बदलू। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, तो बोलने की शक्ति भी कम हो जाती है, तो वो बात कई देर तक कर नहीं पाया, बीच में खांसी आने लगी। मुझे लगा उसे दमा है, मुझे लगा उसे दमा है। दमा खांसी की बीमारी को ही कहते हैं, ठीक है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढीला हो चुका है। अवस्था के साथ साथ, अवस्था के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो है उम्र। उम्र लिख लोगे क्या? एक एक अक्षर बताओ कैसे लिखोगे? छोटा या बड़ा? हाँ छोटा ऊ। मैं के ऊपर है। एक मिनट, जो गलती हुई पहले उसको देखने देते हैं। मैं के ऊपर रह लगाओ और फिर उसको पढ़ के बताओ। उरम हो जाएगा वो तो उरम हो गया वो तो। उम्र, मैं रे आ जाएगा, जैसे क्रम रे आ गया था ना। ये देखो, ये देखो ऊपर है वो तो पहले आएगा कर्म, कर मैं कर्म, और ये आगे आएगा क्रम, ठीक है। क्रम से बैठ जाओ। तो अगर आपने यूं लिख दिया तो ये हो गया उरम। उसकी उरम 17 साल है, जिस गया उसकी उरम 17 साल है। और अब ये आगे आएगा, आगे जैसे ये आगे आएगा तो उम्र, उसकी उम्र 17 साल है। अब ठीक है, तो बेटा गौर से लिखा करो। अवस्था क्या होते हैं? उम्र। अच्छा एक बात बताओ, आयु और उम्र में क्या अंतर है? ये कौन बताएगा? मेरा बताया हुआ है बेटे, मैं बिना बताए कोई चीज़ छोड़ता नहीं हूँ। जो चीज़ बीच में आ जाती है तो पाठ छोड़ देता हूँ मैं, एक बार वो ज्ञान वाली बातें बताता हूँ। ये मेरा बताया हुआ है, भले ही पिछले साल बताया हो। आयु और उम्र में दिमाग को थोड़ा टटोलो, पीछे जाओ, याद करो। मैं 2 वाक्य बोलता हूँ, आप दिमाग लगा के बताना कौन सा सही है, ठीक है। इस समय मोहन की आयु 14 साल है। दूसरा वाक्य, इस समय मोहन की उम्र 14 साल है। उम्र वाला सही है, वेरी गुड। तो आयु होता है पूरा जीवन काल है। जैसे कुत्ते की आयु 14-15 साल मानी गई है, ज़्यादा 100 साल नहीं जीते कुत्ते, ठीक है ना। कछुए 100 साल। तो आयु होता है पूरा जीवन काल। लिख लो, ये ऊपर जो जगह पड़ी है ना, यहाँ पेंसिल से छोटा छोटे अक्षरों में साफ साफ लिखो आयु। आयु के बराबर का निशान लगे, लिखो पूरा जीवन काल, पूरा जीवन काल। अब आयु के नीचे लिखो, नीचे उम्र लिखो, आयु का एक भाग, आयु का एक भाग, और इसके ब्रैकेट में लिख लो अवस्था। ये शब्द आपके किताब में अभी पढ़ाया हमने। अवस्था किसको कहते हैं? उम्र को। आपको मैं पूछूं कि आपकी आयु कितनी है, तो कोई बता सकता है? नहीं। उम्र हर कोई बता देगा। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र कोई भी बता देगा। आयु कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। हमें क्या पता यार कि 50 साल का जीऊंगा या 100 साल का या 80 साल का या 45 साल का, पता नहीं कब पटाखा फुट हो जाए। तो अब समझ गए? अब आगे देखो, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ उसका शरीर ढीला हो चुका है, उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई है। बुढ़ापा होता है शुरू तो माथे पर, चेहरे पर सलवटें शुरू हो जाती है। कुछ एक सालों में मेरे होने लग जाएगी और बहुत एक सालों में आपकी होने लग जाएगी, ठीक है। ये तो परम सत्य है, ये तो हाँ। एक बार मेरी मम्मी है ना यूं करे थी, ओह ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा मम्मी ये क्या ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मेरी मम्मी बोली बाय होगी। तो आजकल उसको मतलब नई भाषा में बोलते हैं एसडीटी बन गई, ठीक है। तो वो पुरानी जो है ना अपनी दादा दादा वो कहते हैं बाय हो गई। तो मैंने कहा ये बाय क्या होता है? तो बोला जब तेरी उम्र आएगी तो पता लग जाएगा। तो उम्र के साथ बीमारियां भी आने लग जाती है। इसलिए योग करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा,
थकान नहीं होगी, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। योग करो, प्राणायाम करो, 5-4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट करवाता हूँ ना प्रार्थना में, कभी करवाता हूँ कि नहीं करवाता हूँ? तो फिर वो रोज कंटिन्यू किया करो, क्योंकि कई बार क्लास जल्दी लगानी होती है, टाइम कम होता है, तो कई बार योग नहीं हो पाते, लेकिन शाम को घर पर कर लिया करो, ठीक है? संडे को कर लिया करो घर पर। अगर आप सप्ताह में एक बार भी ढंग से प्राणायाम योग करते हो काफ़ी समय लगा कर, तो वो भी काफ़ी कारगर होता है, ठीक है ना? छोड़ा मत करो। और एक मैंने कहा है, पानी सुबह उठकर पीते हो कि नहीं? चाय छोड़ दी ना? बहुत बढ़िया है, चाय नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? अब आगे देखो, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब कभी कभी ये खांसी आ जाती है, दमा होता है उसको तो कंटिन्यू खांसी आती है लगातार। तो कह रहा है कि दमा नहीं है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, अभी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा कल बताया था, पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। वेरी गुड, लाक्षणिक भाषा इसको कहते हैं, जो सीधे शब्दों में बात नहीं की जाए ना, सीधे शब्दों में बात नहीं की जाए, वो लाक्षणिक शब्दावली होता है। अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप 11वीं 12वीं में आओगे ना, फिर पूछोगे या पूछना चाहोगे या पूछ नहीं पाओगे, या शंका होगा कि क्या पूछूं, अब तो मैं 12वीं में पढ़ रहा हूं, सर सोचेंगे कि इसको यही नहीं आता क्या। तो कई बार बच्चा संकोच में बैठा रहता है ना, और टीचर सोचते हैं कि ये तो पता ही होगा, इसलिए बताते नहीं है ना, कि पता होगा। लेकिन आप पूछ लिया करो, नहीं पता हो तो पूछ लिया करो। ये कितने हाथ काट दिए, अगर सचमुच ये हाथ काट दिए तब तो ये सीधी शब्दावली है, सीधी हाथ कट गए सीधी। लेकिन हाथ काटे थोड़ी हैं, मतलब उनका रोजगार खत्म हो गया, हाथों से रोजगार करते थे, मशीन आ गई, हाथ चलने बंद हो गए, रोजगार होना बंद हो गया, तो वो हाथ कट के मान लो, है ना। तो इस तरह की जो शब्दावली होती है उसको बोलते हैं लाक्षणिक शब्दावली। अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है ना तो कोई बात नहीं। कई मुझे टीचर कहते हैं कि यार इतना माथा मार के ऐसी चीज़ें बताते हैं, छोटे बच्चों को क्या समझ में आती है। मैं कह नहीं, कोई बात नहीं, ना आए तो भी ना आने दो। क्यों? क्योंकि एक बार सुन तो लिया ना, अब वही शब्द 2 साल बाद, 1 साल बाद, कुछ समय बाद आगे आएगा तो पीछे सुना हुआ आगे कुछ समझने में सहायता करेगा। सुना हुआ एकदम ही नया सा सुनते ना तो वो दिमाग में कम आता है, कई बार सुना हुआ वो ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है। तो बताने में कोई परहेज नहीं है, बता देना चाहिए। समझ में आए आधों के आए तो ही ठीक है, थोड़ा समझ में आए तो ही ठीक है, 10% आए तो ही ठीक है, आए तो गया, जिक्र तो हो गया। लिखो यहाँ लाक्षणिक शब्दावली मैं लिखवा रहा हूँ। ला क्षय, क्षत्रिय, क्षेत्रज्ञ, समझ गए, क्षय। और अब छोटी अणी, टेठे डे डणे, छोटी अणी, छोटी मात्रा लगानी है और आगे क्या लगा दो, लाक्षणिक। अब इसको पढ़ के देखो, ठीक है, लाक्षणिक, अणी, अणिक, लाक्षणिक जिसमें लक्षणा सब शक्ति हो। कभी बड़े होगे तब लक्षणा सब शक्ति बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। अभी हल्का सा बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैंने कह दिया कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया तो ये तो है सीधी शब्दावली, यहाँ तो होती है अभिधा। और अगर मैंने कह दिया पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया तो ये लाक्षणिक शब्दावली है कि वो 9-2-11 नहीं हुआ, पहले 9 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 11 हुआ, ऐसा हुआ गया, तो फिर वो लाक्षणिक शब्दावली है। अब थोड़ा ध्यान में आ रहा है लाक्षणिक शब्दावली है। अब मैं कह दूं कि आपके पधारने से, हमारी पार्टी में आपके पधारने से और रौनक लग गई, शोभा बढ़ गई, तो सीधी बात है। और मैं कहूँ आपके पधारने से हमारी पार्टी में 4 चांद लग गए। 4 चांद होते हैं क्या? होते ही नहीं थे, लगेंगे कहाँ से? तो ये लाक्षणिक शब्दावली है, समझ गए? हाँ, अब समझ में आइए आपके। अब आगे देखो, कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो तो बात करने आया था और बात वहीं रुक गई, चुप्पी छा गई। तो उसको कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वो तो बात करने आया था। आम की फसल अब कैसी है काका? पूछ रहा है कि आम की फसल कैसी है।
क्योंकि वो बचपन में आम खाने आता था ना, उसको हर रोज 2-4 आम दिए जाते थे ना। कुछ देर पश्चात, बाद में, पश्चात तो याद होगा, पश्चात, हाँ। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछ लिया। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दे दिया, एकदम से तपाक से उत्तर दे दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। इस बहाने लेखक ने आम याद करवा दिए उसके। एक चुटकुला सुना रहा हूँ। कोई जीवने गया किसी के घर पर, ठीक है। उन्होंने जो कुछ था, चूरमा बनाया, जो भी था, खीर थी, जो भी था वो डाल दिया, वो खाने लगे। और उन्होंने क्या है, हलवा और बना हुआ पड़ा हुआ था, है ना। तो वो डालना भूल गए बातों बातों में। अब इसका हलवा खाने को मन कर रहा था, तो सोच रहा था, ये भी समझ गया कि ये डालना तो चाहते हैं पर भूल गए। तो उसने कहा कि यार ये यहाँ ये आपकी ये कैसे रख रखा है, धूप में है, और ये तो हलवा है यार, आपको डालना ही भूल गए। तो उसने याद करवा के डलवा लिया। तो लेखक ने भी याद करके आम खा लिए ना। बोले आम की फसल कैसी है, तो उनके ध्यान में आ गया, अरे आम दे। कई कलाकार होते हैं, ठीक है। यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये तो आपको हंसाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब होता है मुंह उस ओर करके बात करना, आमने सामने जैसे मुंह करके बात करना। माफ़ करना लल्ला, मुझे आम खिलाना भूल गया था, कि मैं, मेरे दिमाग से निकल गया कि तुम्हें आम खिलाने हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं मैंने। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, ये बदलू काका कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी चलेगा, बिना आम खिलाए थोड़ी भेजूंगा। अब आगे देखो। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, आम भी खिलाता था, चूड़ियाँ भी देता था, चूड़ियाँ नहीं, चूड़ियों, हाँ गोलियाँ, लाख की गोलियाँ, और क्या देता था, आम। इतनी चीज़ें देता था, इसलिए बदलू उसको, लेखक को, बालक लेखक को अच्छा लगता था, चाव करता था वो उसका। गाय तो अच्छी है ना काका, अब दूध पीने की चाह क्या। मलाई याद आई ना, मलाई याद आई तो कह रहे कि काका आपकी गाय तो अच्छी है। मैंने पूछ लिया, कलाकार है ना। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मतलब उसका धंधा चौपट हो गया बेटा। लाख का चूड़ियों का जो धंधा चलता था ना, वो चौपट हो गया, अब कमाई रही नहीं। और गाय को तो खिलाना भी पड़ता है बहुत, है ना। तो कह रहा है उसको इतना कहाँ से खिलाऊं, तो गाय क्या है, बेच दी। आजकल ऐसा ही हो रहा है, पशुधन कम हो गए और खाने वाले बढ़ रहे हैं। दूध पीने वाले बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? 1 मिनट में सैकड़ों बच्चा पैदा हो रहे हैं भारत में, समझ गए क्या। तो आबादी बढ़ती जा रही है, तो दूध पीने वाले तो बढ़ते जा रहे हैं, और गाय लोग रखना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। सोचते हैं कि यार इसको रखेंगे, गोबर और करना, ये पोटे छापना, दपाई, कितना काम होता है उनको, गाय को चलाना, उसका खर्चा है ये, तो वो सोचते हैं कि मोल ले लेंगे। अब आप दिमाग लगाओ, मोल कौन कौन ले लेगा, कितना ले लेगा, और लेगा कहाँ से। बात ये है, दूध तो गाय भैंसों से आता है ना, और गाय भैंसें कम हो रही है, समझ में आ रही क्या। भारत में बुच्चड़ खाने चलते हैं बहुत, तो बहुत सारे बुच्चड़ खाने होते हैं जहाँ गाय कटती है। इतने बुच्चड़ खाने चल रहे हैं। अब इतने बुच्चड़ खानों में गाय कटती रहेगी तो पशुधन तो कम होगा कि नहीं होगा। अब दुधारू गाय, और गाय वैसे भी साल में हमेशा दूध नहीं देती, 5-6 महीने दूध देती है, ठीक है। तो दूध तो देने वाले कम होते हैं पशु, और पीने वाले बढ़ रहे हैं। तो आप सोचो फिर वो दूध कहाँ से आ रहा है इतना। हाँ बिल्कुल सही बात है, सीधा सा फंडा है। एक बात तो, हर घर में 1-2 किलो दूध लगता है कि नहीं लगता, हर घर में लगता है कि नहीं लगता। अब सोचो कितने घर हैं आपके, यहाँ घर गिन लो, गिन ही नहीं पाओगे। तो फिर थोड़ा आगे जाओ, जोधपुर जाओ, बीकानेर जाओ, नांगड़ जाओ, गाँव में जाओ, कितने कितने घर है कि नहीं। और हर घर में 1 किलो दूध अगर कर लें, कोशिश मान लें। अब आप आबादी देखो, एक आदमी मान लो पाव दूध, एक आदमी के लिए मान लो पाव दूध, अगर 100 ग्राम दूध भी एक आदमी के हिस्से मान लो,
भी वो चाय भी बनाता है तो 100 ग्राम दूध तो डालेगा। तो मान लो एक आदमी या बच्चा दूध पीता है तो प्रति व्यक्ति आप 100 ग्राम ही मान लो। अब 125 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 150 करोड़ होने वाली है। इतने करोड़ लोगों को 100 से गुणा कर दो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दूध पीने की काम आए। मिठाइयाँ बनती है दूध की, बनती है कि नहीं बनती? दही जमता है और रसगुल्ला है, उसमें दूध काम आता है। और रसगुल्ले कहाँ कहाँ बनते हैं? हर जगह बनते हैं। तो अब दिमाग लगाओ कि इतना इतना दूध कहाँ से आता है? नकली। तो बाजार की चीज़ें कम से कम खाने की कोशिश करो, घर की चीज़ें। अगर आपका मन करे ना ये खाऊं वो खाऊं ना, तो बाज़ार में एक तो पैसे लगते हैं और एक चीज़ें नकली मिलती है। मीठा खाने को जी करे तो घर पर मम्मी को बोलो खीर बना लो, खीर बना लो, हलवा बना लो, चावल बना लो, मीठे हलवा खा लो, और तो और गुड़ खा लो यार। ठीक है ना? समझ यही बात है। बाज़ार की चीज़ें कोशिश करो कि कम खाएं, क्योंकि आजकल कई वीडियो आते हैं मिलावट वाले। हर चीज़ में मिलावट चल रही है, हर चीज़ में। अब यहाँ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो निजी स्वार्थ के चलते अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, इनकम ज़्यादा करने के लिए खाने पीने वाली चीज़ों में मिलावट कर रहा है। बहुत गलत बात है, बहुत ही गंदी बात है। हाँ, लोगों के स्वास्थ्य गिरा रहे हैं, बच्चों को। अब ये बात सुनो, कोई मान लो दूध में मिलावट कर रहा है, मान लो, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि यार ये दूध शहर में खरीदते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पिलाते हैं। अब छोटे बच्चों के शरीर में शुद्ध दूध नहीं जाएगा, केमिकल वाला जाएगा, उसकी पाचन क्रिया बच्चे की पहले ही खराब होगी। तो अगर आपको किसी को स्वस्थ करने का, किसी को नई जिंदगी देने का वो हक नहीं है, आप नहीं कर सकते ऐसा, तो किसी की ज़िंदगी को कम करने का आपको क्या हक है? अगर आपका पेट ईमानदारी से नहीं भरता तो बेईमानी से भी नहीं भरेगा। 100% बात है, नहीं भरेगा वो। बेईमानी से तो पेट ज़्यादा खाली होता है, यही कमा लूँ, यही कर लूँ। 2 गंदे पैसे, गलत पैसे आते ना घर में तो ज़्यादा लालच मन में आता है। और जो ईमानदारी से खाता है तो वो बढ़िया रहता है। तो आप ईमानदारी का खाओ, और अपने 2 पैसे के लालच में किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। अगर मिलावट करने का मन में आ गया तो और कोई चीज़ में करो यार, खाने पीने की चीज़ों में क्यों कर रहे हो? समझ आई बात है? तो ये संदेश था उन दूध वालों के लिए, उन दुकान वालों के लिए जो मिलावट करते हैं खाने वाली चीज़ों में। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे किसी और के बच्चे हैं, किसी के छोटे छोटे बच्चे धरती पर आए हैं, आंखें खोली है, जीवन जीने का अधिकार है, तो मिलावट की चीज़ों से क्यों किसी का नुकसान करें? समझ आई बात है? ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, दुकानदार वाली बातें दुकानदार को बताया हूँ जा करके शाम को, लेकिन एक एक दुकानदार को बताने को नहीं संभव है। और किसी को बताने जाऊँगा तो कोई गले भी पड़ जाता है, कई ऐसे लोग भी होते हैं, है ना। और बिना सबूत के अपने कह भी नहीं सकते ना कि तू मिलावट कर रहा है, नहीं समझे क्या? तो आपको बताना आसान है। आप इतने सारे बच्चे सुनते हो तो कम से कम कोई भी दुकानदारी करोगे तो कम से कम मेरी बात याद आएगी कि यार अपने थोड़े से पैसे लालच के लिए और बेईमानी नहीं करते। तो इतना ईमानदारी तो होगी आपके मन में तो आएगा कि यार 2 पैसे फालतू के कमा लूँगा, क्या करूँगा, पता नहीं कब कैसे प्राण पखेरु उठ जाए। भगवान को जान देनी है, धरती पर हमेशा रहना नहीं है, क्यों किसी का स्वास्थ्य खराब करके जाऊँ? जब ईमानदारी खून पसीने की कमाई से ही पेट नहीं भरता, ऐसा क्या कुआं है क्या ये? बस तो ईमानदारी की खाओ, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। एक पुराना गीत याद आ गया। मेहनत की खानी चाहिए, क्या? मेहनत की खानी चाहिए। बस, किसी का स्वास्थ्य खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। एक बनो, नेक बनो, ईमानदार बनो। चलो आगे थोड़ा सा पाठ हो रह गया, इसको पूरा कर देता हूँ। आज प्रश्न उत्तर कल करवाएंगे। तो कह रहा है काका गाय तो अच्छी है ना? तो बोला बेटा गाय रही कहाँ है, गाय तो मैंने बेच दी, उसको खिलाऊं कहाँ से? इतने में रज्जो आ गई। रज्जो कौन बेटा? हाँ, बदलू की बेटी। हाँ, ये कह रहा है कि पहले तो नहीं बताया। तो हो सकता है कि वो बेटी बहुत छोटी होगी तो कभी मतलब गोद में होगी तो ऐसी बेटी को कभी जिक्र नहीं चलाओगे भी कैसे बुलाई, है ना।
या कोई प्रसंग नहीं चला होगा, कोई जिक्र चलता है तभी तो उसको बुलाते हैं, जिक्र ही नहीं चला कोई, है ना। अब तो जिक्र चल गया, क्योंकि वो पहले तो खुद चारपाई डाल देता या डलवाता था, अब उसे लगा कि मेरे से उठा नहीं जा रहा, है ना, तो आवाज़ लगा दी, तो हमें पता लग गया कि उसकी एक बेटी भी है। अगर वो बेटे को आवाज़ लगाता तो पता लग जाता है इसमें उसका एक बेटा भी है। वो तो इनके पात्रों का तो हमें तब पता लगता है जब वो लेखक बताता है, हमें क्या पता, कहानी तो लेखक ने लिखी है ना, वो जो भी बताएगा हमें तो उतना ही पता लगेगा। तो रज्जो उसकी बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई, मतलब एक पात्र में, बर्तन में आम ले आई ढेर सारे। यह तो बहुत है काका, बोले इतने थोड़ी खाऊंगा मैं, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। और अगर वो छोटा था तब बोलता था कैसे? तो ये एक उम्र का लिहाज होता है, बच्चे होते ना तो उनको ज़्यादा नहीं होता कि मेरी बेइज्जती होगी, ये होगी, कोई देता है तो खा ही लेता है फटाफट फटाफट। बड़े होते ना तो यूँ लगता है कि मैं ऐसे खाऊंगा तो लोग देखेंगे भूखा है क्या, तो एक शर्म भी आ जाती है बड़ों के साथ है। तो अब तो कह रहा है कि इतने बहुत है, इतने नहीं खाऊंगा। और पहले छोटा था तब बोलता था क्या, ले आओ जितना भी है ले आओ। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना बाबा, शहरी लोग थोड़ा बहुत ही खाते हैं, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत मतलब वक्त, ये तद्भव शब्द है बखत, है ना, इसको वक्त उर्दू में कहते हैं। वह आधा कह और तय वक्त, वक्त वक्त की बात है, समय समय की बात है, तो वक्त को इसने क्या लिख दिया, बखत, ठीक है ना। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। ये लेखक लिख रहा है कि बदलू काका आप लोगों की बात कुछ अलग है, क्योंकि आप पुराने ज़माने के हो। पुराने जो लोग हैं वो खेत में खलिहान में बहुत काम करते थे, तो काम करेगा तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, उसकी पाचन क्रिया बढ़िया रहेगी। जो रात दिन एसी में पड़े रहते हैं, है ना, तो उनकी पाचन क्रिया भी बेकार होती है। फिर वो यूँ करते हैं, गैस भर गई, एसिडिटी बन गई, यूँ पलट पलट करते रहते हैं, है ना। काम करेगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, खाया पिया पचेगा। काम क्या करो बेटे, काम से मुंह नहीं मोड़ना, ठीक है। भागना दौड़ना चलना, ये आजकल क्या है, व्हीकल आ गए। तो मेरा खुद का लड़का, पापा मैंने कोई बाज़ार से सामान मंगवाया इतनी सी दूर आधा किलोमीटर, क्या कह रहा है, पापा स्कूटर ले जाऊँ क्या? अरे यार पैदल चलाकर थोड़ा बहुत है, समझ आई बात क्या? जितना ज़्यादा पैदल चलोगे शरीर एक्टिव रहेगा, खून दौरा करेगा फास्टली, और जो कोलेस्ट्रॉल कल मैं प्रार्थना में बता रहा था, गंदगियाँ जो खून में मिल जाती है वो रक्त संचार के साथ नष्ट होती है और शरीर स्वस्थ रहता है, खून शुद्ध रहता है। भागा दौड़ किया करो, खेला करो, काम किया करो, काम से आदमी मरता नहीं है, नहीं समझे क्या? अगर मम्मी इसको काम कहे आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को, तो आप उठ के भागा करो। काम से शरीर एक्टिव रहता है, और जो एक्टिव रहता है वो निर्दोष रहता है, उसमें कोई दोष नहीं आता। एक बात बताऊं, नदियों का बहता पानी, साल भर नदियां बहती रहती है, कभी पानी खराब नहीं होता। और जोहड़ में डाल दो पानी, एक जगह इकट्ठा कर दो, मटके में रख दो, कई दिन बाद बदबू आने लगेगी। पानी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, बहता पानी कभी खराब है? तो इस शरीर को बहने दो, रक्त को बहने दो, काम क्या करो, समझ यही बात है। और एक मैंने प्रार्थना में और बात आई थी, एसी, कूलर और पंखे ये पसीना नहीं आने देते शरीर में। क्या क्या चीज़ें? एसी, कूलर, पंखे, ये शरीर में क्या नहीं आने देते? अब आप बताओ, शरीर से पसीना निकलना अच्छी बात है या गलत बात है? अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पसीने से गंदगी बाहर आती है, पसीने से। अभी इसको आप डिटेल से समझ नहीं पाओगे कि गंदगी कैसे आ पाती है। कभी साइंस लोगे, बाद में पढ़ोगे, डॉक्टर पढ़ोगे, तब पता लगेगा गंदगी बाहर आती है। और अगर आप कहो कि गंदगी नहीं होती, तो बेटा आप है ना पसीने को यूं जीभ लगा के देखना, पता लग जाएगा। तो वो गंदा होता है। पानी के मुंह लगा के देखना, पानी क्या नहीं समझेगा? तो वो गंदगी होती है, समझ गए? पसीना आना जरूरी है। मैं यूं नहीं कहता घर पर जाके पंखे तोड़ देना। कभी सोचो कि सर ने कहा पंखे पसीना नहीं आने दे, तोड़ दो। पंखे नहीं तोड़ना, कूलर नहीं फोड़ना, ठीक है। पर अभी आ गया, गर्मी ज़्यादा है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जरूरत पड़ती है,
तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात सुनो, कभी लाइट चल जाए ना तो परेशान मत होया करो, खुश होया करो कि अब लाइट नहीं आएगी आधा घंटा, तो बंद कमरे में पड़े रहा करो, हवा में मत आया करो, आने दो पसीना एक बार। अगर दिन में एक बार भी पसीना आता है तो बहुत सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। समझ आई बात? हाँ हाँ, तो बढ़िया है, पसीना आना चाहिए। पसीना दिन में एक बार तो ले आओ, या तो काम करके ले आओ, या ऐसा करो लाइट जा नहीं रही, काम कुछ है नहीं, तो पंखे पंखे बंद कर दो और बंद कमरे में बैठ जाओ, कई देर तक काम करो, होमवर्क करो। यूं पसीने चलेंगे, यूं यहाँ पसीने चलेंगे ना, तो खुश होना कि यहाँ गंदगी बाहर निकल रही है, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद में एकदम में से तो हवा मत आना, एकदम से तो कूलर फ्रिज मत चलाना। पसीना आया होता है, एकदम से कूलर चलता है तो बीमार हो जाते हैं, है ना। धीरे धीरे हवा में आया करो और वो गंदगी बाहर निकल जाती है, फिर नहा लिया करो, मस्त। समझ आई बात? क्या नहीं, ऐसे बंद मत करो तो कोई बात नहीं। जब लाइट चले जाए तो रोया मत करो, परेशान मत होया करो। लाइट जाए तो ठीक है, पसीना आएगा, बढ़िया है। अब आगे देखो, आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दे दो। छांट कर दे दो मतलब जो मीठे है ना, इतने ज़्यादा तो ये ले जा नहीं रहा, जो मीठे हैं वो दे दो, ठीक है ना। ज़्यादा मीठे लगे ना वो सिंदूरी वाले देना, जो सिंदूरी कलर के हैं। देखो लल्ला कैसे हैं ये, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। बोले जब तुम लेने आते थे ना बचपन में, वो तो वो वाले पेड़ है, ये पेड़ अभी तैयार हुआ है। तो देखो कैसे इसका टेस्ट, कैसे इसके आम। अपने कई बार खेत में काकड़िए की जो बेल होती है, अपने कहते हैं ना कि इसके मीठे काकड़िए लगते हैं, है ना, छांट लेते हैं ना कि ऐसी बेल होती है, ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे काकड़िए का रंग होता है, वो मीठा निकलता है, पता लग जाता है ना। ऐसे वो पूछ रहा है कि ये पेड़ अभी तैयार हुआ है और इसको आप देखो इसके आम मीठे हैं कि नहीं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर देखा। अंजुली ऐसे, ठीक है ना, हाथ में ऐसे लेकर के, कई कोई चीज़ देते हैं ना ऐसे। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक कर रह गई। जैसे ही वो रज्जो आम दे रही थी, लेखक आम लेने लगा तो उसकी कलाई देखी लड़की की, तो वो ठिठक गया, मतलब झिझक गया, एकदम से रुक गया, हक्का बक्का रह गया। ठिठकना, हक्का बक्का रहना, झिझक जाना, ये 3 शब्द हैं। समझ आई बात है? क्यों ठिठका? ध्यान से देखो, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, लाख की चूड़ियां सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। क्या है इसका मतलब? कह रहा है, लेखक कह रहा है कि बदलू ने, बदलू काका ने मेरी दृष्टि देख ली। मतलब बदलू ने देखा कि लेखक रज्जो की कलाई की ओर देख रहा है, तो उसकी दृष्टि देख ली कि इसका ध्यान इधर है। समझ गए क्या? बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, कि यहाँ गांव का जो जमींदार है उसकी बेटी का विवाह था, तो ये मेरा बनाया लास्ट जोड़ा है। इसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था। 10 आने पैसे उधार दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो एक तो लोग क्या है, गरीबों को मतलब देते नहीं है उचित मूल्य, ठीक है। तो उसने इतनी मेहनत से लाख से चूड़ियाँ बनाई है और शादी की चूड़ियाँ थी, है ना, तो अगर वो अपना उचित दाम मांग रहा था तो देना चाहिए। लेकिन लोग क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े माल, प्रिंटेड माल खरीद लाएंगे, उसके ऊपर प्रिंट लिखा हो ना 270 रुपये, तो 270 ही देंगे। लेकिन कोई गरीब है उसको जिद कर लेंगे उसके आगे कि नहीं यार 2 पैसे कम कर, 5 रुपये कम कर, 10 रुपये छोड़ यार, यूँ करेंगे। यार हद हो गई। वो कंपनी वाले क्या तुम्हारे दादा लगते क्या? उनको तो मुंह मांगी कीमत दे देते हो, प्रिंट रेट दे देते हो, और ये बेचारा गरीब रेडी लगा रहा है, इसको मोल भाव कर रहे हो। गलत बात है। समझ आई बात है? तो एक बार पाठ पढ़ो, फिर एक बात और बताऊंगा। तो कह रहा है कि वो ना मैंने जोड़ा बनाया इतना सुंदर जमींदार की लड़की के लिए, और उसने ना 1-2 आने के लिए, क्या कह रहा है, 10 आने के लिए, और वो देने से इनकार कर दिया। तो मैंने चूड़ा नहीं दिया, मैंने रख लिया घर पर, अब ये मेरी बेटी पहन रही है। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। पर शहर में ज़्यादा पैसे दे के ले आएंगे, पर वो जो गांव का है, पड़ोसी है, उसको लाभ नहीं पहुंचाना। शहर के बड़े बड़े मॉल में पैसे दे आएंगे,
जो पास में कोई कारीगर है, कोई मजदूर है, कोई काम धंधा करने वाला है, छोटा लघु उद्योग जो जिसको चला रहा है, उसको लाभ नहीं देंगे। अरे सोचना चाहिए, उसको लाभ दो। कंपनी वाले क्या लगते हैं तुम्हारे? वो पड़ोसी है, रात बिरात काम आएगा, सुख दुख में काम आएगा, पड़ोसी है, कोई और काम आएगा, उसको 2 पैसे का लाभ दो। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? और वो कंपनी वाले आएंगे क्या? अपने पड़ोस में कोई गरीब रह रहा है, कोई काम कर रहा है, मान लो मटके बना रहा है ना, हम उससे मटका लाएंगे तो उसको मोल भाव करके कम से कम देने की सोचेंगे, और मोल में प्रिंटेड रेट दे आएंगे। क्यों भाई? उसको उचित दाम दो, है ना, उचित दाम दो, उसको कम मत कराओ। उचित से कम क्यों करवा रहे हो? हाँ, नाजायज अलग बात है, पर उचित से तो कम मत करवाओ। तो वो एक तो एहसान मानेगा, एक अपनत्व बना रहेगा, एक अच्छे पड़ोसी बने रहेंगे। और आप बाहर गए हो और आपके घर में खटखट की आवाज़ आएगी रात को, तो वो खड़ा होकर आवाज़ रहे, कौन है भाई रे? तो पड़ोसी काम आएगा। समझ आ रही बात है? गरीबों को लाभ पहुंचाओ, कंपनियों वालों को नहीं। अब है वो बात जो थी वो बता रहा हूँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा। सुनो, एक कर्मचारी था और रिटायर्ड होया हुआ था, ठीक है। पास में, मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मेरे घर के पास गली में ही हम बैठे थे, बात कर रहे थे, इतने में ही कोई रेडी आई सब्जी वाली। तो उसने क्या है, अरे बेर है क्या, क्या रेट है, यूँ करके एक बेर खा लिया, ठीक है। उसकी आदत थी, कभी गाजर गुजर होती था तो कभी गाजर खा लेता। मैंने कई बार देखा उसको, मुझे ताज्जुब हो रहा था, मेरे कोई रेट पूछने के बहाने खा लेता है। और वो रेडी वाला पास देखता रहा, फिर क्या बोला, अदरक थी, तो इतनी सी अदरक तोड़ करके और लेने लगा। तब वो रेडी वाला बेचारा बोल ही पड़ा, क्योंकि अदरक ज़्यादा महंगी थी। तो उसने कहा कि बाबूजी पैसे क्या आते मेरे, आप तो यूँ कि क्या होता है इतनी से। अरे यार, मैं सोच रहा था मन में, हालांकि मेरे जान पहचान का ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं उसको जानता था, पड़ोस में था। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं उसको टोकूं, ठीक है। फिर मैंने सोचा टोकूंगा तो पता नहीं क्या बोल पड़ेगा, बुजुर्ग है और उनके साथ लड़ाई करना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने दूसरा तरीका निकाला, वो बाद में बताऊंगा। तो वो कह रहा है कि बाबूजी इसके अदरक के पैसे लगे मेरे, तो क्या होता है इतनी से। अरे यार, इसके क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे कैसे फ़र्क पड़ेगा? 30-35 हज़ार पेंशन आ रही होगी, एक अदरक नहीं खरीद सकते, बेचारे की फ्री में ले रहे हो, है ना। ये ऐसा मैंने उसको कहा तो नहीं, मन में सोच रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपये थे और मैंने उसको कहा कि ले भाई 10 रुपये दिए उसको, मैंने कहा अदरक देना। तो उसने मुझे इतनी बड़ी 2-2 अदरक की वो डलियाँ दे दी। अब वो गुरुजी पास में खड़े देख रहे थे मुझे, बोले वो भी कुछ नहीं, समझ वो भी गए कि यार गरीब का हक मारना बेकार बात है, समझ वो भी गए। और वो रेडी वाला भी समझ गया। रेडी वाला थोड़ा सा मुस्काया जब मैंने वो 10 रुपये दे करके खरीदी तो, ठीक है। अब वो जो थे कर्मचारी, उन्होंने क्या किया, यूँ जेब में हाथ मारा मुझे देख करके कि यार अब इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी। वो यूँ अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा, और उसको बेइज्जती महसूस कराने के लिए मैंने 10 रुपये निकाल के दिए थे। अब वो क्या, यूँ जेब में हाथ मारा, एक 5 रुपये थे या ज़्यादा थे, या निकाले ही 5 रुपये, मुझे नहीं पता, लेकिन 5 रुपये निकाल दिए। कितने थे मुझे नहीं पता, निकाले, बोले अब इतनी बड़ी डली उठा ली, उसके 5 रुपये। वो बोला भाई बाबूजी ये 10 रुपये की है। तो क्या, कुछ नहीं यार, 5 रुपये खुले पड़े हैं, ले ले। और फिर एक और ले ली, क्या कह रहे, पैसे दे रहा हूँ ना, और इसके ही कम पड़ रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है, गाली निकालने को जी करता है, पर मैं टीचर हूँ, गाली तो नहीं निकालूंगा। करना चाहिए क्या ऐसे? नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ? उस आदमी की बेइज्जती करने के लिए? मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मेरी एक मान्यता है। क्या मान्यता है? सुनो ध्यान से, बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मेरी ये मान्यता है कि बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस तरह की बातें देखता है, सुनता है, वो वैसा ही बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यूँ बताऊँ कि एक बार मैं बाज़ार में गया था सब्ज़ी लेने, और मैंने 20 रुपये की सब्ज़ी ली और उसको 50 का नोट दिया, तो उसको 30 रुपये वापस देने थे ना। उसने क्या किया, 50 रुपये और 30 रुपये, 80 रुपये वापस दे दिए।
उसके दिमाग में आ गया, ग्राहक ज़्यादा थे भूल गया वो, उसके दिमाग में आया कि गुरुजी ने 20 रुपये मतलब की वो लिए सब्जी और 80 रुपये वापस देने, 100 रुपये दिए होंगे, तो वो भूल से मुझे 80 रुपये दे बैठा। और अब मैं यूँ कहूँ कि आनंद आ गए, 50 रुपये फालतू आ गए, यूँ करके चला जाऊँ, तो आप ये बातें सुनोगे तो आप भी ऐसी कलाकारी बातें आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं बहुत गलत बात है, किसी गरीब का हक नहीं लेना चाहिए, तो मैं उसको वापस देता हूँ कि भैया 50 रुपये फालतू दे दिए, तेरे घर में बच्चे नहीं है क्या, उनकी फीस नहीं भरनी क्या, तुझे घर में घर खर्चा नहीं चलाना क्या, लाइट का बिल नहीं भरना क्या, रेडी लगा करके अपना जीवन बिता रहा है, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाह रही है, लेकिन तू तो हम जैसे ग्राहकों पर निर्भर है, तो मैं 50 रुपये वापस देता हूँ। तो ये बात अच्छी लगी, या चुपके से चोरी चोरी करके वो 50 रुपये ले जाना अच्छा है? ले जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, ले जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। उसका हक नहीं खाओ, किसी गरीब का, किसी गरीब का हक है मत खाओ। तो जैसी बातें आदमी बच्चा सुनता है वैसा उसकी सोच बन जाती है, इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुरी बातों को दिमाग से, वेरी गुड। अब जल्दी से 2 लाइन और बची है, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ये सार निकाल दिया कहानी का कि बदलू का जो व्यक्तित्व है ना, मैंने व्यक्तित्व प्रार्थना में बताया था ना, तो उसका व्यक्तित्व इतना कच्चा नहीं था क्या कि कांच की चूड़ी की तरह टूट जाए। एक तो उसने पहले कह दिया कि नहीं भाई इसके उचित दाम है वो तो लूँगा, जब नहीं दिया तो क्या मत ले जाओ, बाजार से ले आओ। तो उसने गलत चीज़ के साथ समझौता नहीं किया, अपनी मेहनत को कौड़ी के दाम नहीं बेचा। एक तो वो, और एक दिल देखो कितना बड़ा है, आज फ्री में लेखक को आम दे दिए कि नहीं दे दिए। तो वो कह रहा है कि उसका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था। गरीब लोग होते हैं ना, भले उनके पास पैसे ना हो लेकिन दिल बड़ा होता है, समझे ये बात? तो किसी गरीब का अहित नहीं करना चाहिए। जय हिंद, विजय हिंदी।